हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे बढ़िया से अपन सबकी मदद करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर बिल्कुल मुंबई इस कोने में, तो दूसरे कोने में चलेंगे अपन कोलकाता, और वहां से अमित सेठ साहब होंगे, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अमित जी, आज फिर बैकग्राउंड बदला हुआ है। आज ऑफिस में हो कहीं और हो? जी दूसरी लोकेशन में ऑफिस ही है आशीष जी। अरे गजब है, कितनी लोकेशन में अमित जी ने ऑफिस खोल रखे हैं। अमित जी से आऊंगा, बातचीत करूंगा। एक तो निफ्टी पे जरा सा व्यू लूंगा ना अमित जी, फिर जो क्वेरीज भेजी थी आपको वो सॉल्व करेंगे, और साथ साथ हुआ समय तो एसबीएस स्टॉक पिक भी, कोई निफ्टी 50 का या कोई वायदा का बढ़िया सा आइडिया अमित जी लेकर आएंगे। अमित जी वायदा बहुत पैनी नजर से ट्रैक करते हैं। पहले लेकिन मार्केट्स, अच्छा नहीं सॉरी, पहले हम तक रीच आउट करने के तरीके तो दिखा दूं आप लोग को। वो हमारा व्हाट्सएप नंबर, तो हमारा एक्स, थ्रेड और इंस्टाग्राम का आईडी आपकी स्क्रीन पर आएगा। यार आप लोग रीच आउट करते रहें, और अपन लोग जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करेंगे। मार्केट्स रखेंगे डायरेक्टर साहब। फ्लैट कामकाज हो रहा है भाई साहब, ये बैक टू बैक मेरे ख्याल से हो गया थर्ड, क्योंकि फ्राइडे, उसके बाद मंडे, और आज तीनों दिन दायरे में। 125 पॉइंट का दायरा था फ्राइडे को, 125 पॉइंट के आसपास का दायरा था मंडे यानी कल, और आज भी मेरे ख्याल से 100-110 पॉइंट की पूरी इंटरडे रेंज, टॉप मोस्ट पॉइंट से लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पकड़ लूं तो 100-110 पॉइंट का दायरा है। इस तरह के गेट देखे डॉक्टर साहब, समझ गए मामले को। बढ़िया अप मूव्स, 24,800 के ऊपर गए, वहीं से मुनाफा वसूली आई, और अब एकदम सीमित दायरे पे, और उस रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए। रेंज क्या है, जैसा बिल्डअप दिखाता है 24,500, 24,700, उसी रेंज में सिमट के रह गया भारतीय बाजार। हाँ, उस दायरे में बायसनेस थोड़ी सी नेगेटिव है। फ्राइडे को भी दबाव के साथ बंद हुए थे, कल भी दबाव के साथ बंद हुए थे, और आज भी ऊपरी समय पर टिक नहीं पाए। 677 मतलब आज का इंटरडे हाई, हम 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर थे, अब अभी हम 30 पॉइंट नीचे चल रहे हैं। तो दिन के हाई से तो 80 पॉइंट के आसपास का दबाव आ गया है, तो है बायसनेस थोड़ी वीक है, पर ठीक है। कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन अक्रॉस, क्योंकि रोज आके पिछले कई दिनों से एक चीज तो हाईलाइट कर रहा था कि ब्रेथ पॉजिटिव है, एडवांसेस के फेवर में, स्मॉल कैप मिड कैप बढ़िया कर रहे हैं। आज वो भी मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा, एकदम फ्लैट है। ये देखिए आप, एडवांस डिक्लाइन की ट्रेजेक्टरी, दोनों एकदम साथ में ही चल रहे हैं आज, और इस समय हल्के से डिक्लाइंस, और ये कई दिनों बाद ऐसा हो रहा है। अगर ऐसे ही दिन खत्म हुआ तो मेरे ख्याल से, मुझे तो याद पड़ता है दूसरा हफ्ता हो गया जब हमने एडवांस डिक्लाइंस में हमेशा बायसनेस पॉजिटिव देखा हुआ है। तो देखते हैं आज, पर अभी एक्चुअली प्योर प्ले कंसोलिडेशन स्क्रीन पे। इस कंसोलिडेशन की रीडिंग क्या है? थमते दो रीजन से, शायद बाइंग थ्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा, बुल्स थक गए, बंदड़ियां हावी होंगी तो दबाव आ जाएगा, या बहुत अच्छी तेजी बनी है, थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं, बुल्स अभी भी हावी हैं, तेजी फिर तूल पकड़ेगी। पर होगा क्या, ये अमित जी बताएंगे। अमित जी, ये कंसोलिडेशन के बाद दरअसल किस करवट बैठेगा ऊंट? जी तेजी का ही मन बनना है कि ये कुछ मामला गड़बड़ा रहा है अब? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अच्छे रनअप के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। अभी तक जो पिछले 3 दिनों का हमने पुल बैक देखा, दैट इज क्वाइट ऑर्डरली। हमने लगभग 6 दिनों का एक रनअप देखा था, उसके बाद 3 दिनों का एक पुल बैक आया, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। नीचे की तरफ देखिए 24,400 के आसपास, तो वहां पे 50 और 10 डिम्मा के कन्फ्लुएंस है, विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट, शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अभी तक जितना भी जो पुल बैक आ रहा है, दैट इज वेरी ऑर्डरली। तो जब तक 24,400 450 इंटैक्ट है, आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि इन लेवल्स में शायद एक बार फिर से डिमांड आएगी निफ्टी में। रही बात बैंक निफ्टी में, इट इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडेक्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव है। कोई भी डिप 53,000 की तरफ आए तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और निफ्टी पे मैं एक बार फिर से आना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिनों से रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रिलायंस अंडर प्रेशर में है। बट अदरवाइज निफ्टी लुक्स फाइन टू मी। चलिए, तो बाजारों पे बात। आज देहरादून
मुंबई और गुवाहाटी जाना है। मेरे ख्याल से सबसे दूर जो जगह है मुंबई, उसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बाकी दोनों से तो स्टैब्लिश हो गया है। कोशिश करूंगा शो में आगे मुंबई भी पैच हो जाए। लेकिन देहरादून से आकांक्षा जी स्क्रीन पे। आकांक्षा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, हाउ आर यू? देहरादून में तो बढ़िया ठंड पड़ रही होगी अब। जी सर, बिल्कुल। अरे वाह। आकांक्षा मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर मैं अराउंड 1 ईयर हो गया है। तब से क्या मैं बढ़िया। थोड़ा बहुत सीखती रहती हूँ, सीएनबीसी आवाज देखकर, और करती रहती हूँ। और 1 साल से मतलब सीखते सीखते पोर्टफोलियो में पैसा बना है कि नहीं बन पाया है? या स्टॉक मार्केट सब से बना पैसा है, बना है बट या बीच में बना थोड़ी है? घबराहट हो गई थी। घबराहट लेकिन इसीलिए हाँ, क्योंकि अब मार्केट चल वापस से नहीं रहा था, कॉन्फिडेंस गिरे आया गिरे है। जा रहा था, इसीलिए घबराहट हुई थी। जी सर, नेगेटिव 90,000। तो आकांक्षा मैम, हाँ कोई नहीं, चलता है। नेट नेट पैसा आ रहा है तो ठीक है, सभी कमाते हैं शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं है कि राइट हर आदमी राइट। सिर्फ कमाते ही। आकांक्षा मैम, पहला सवाल कौन सा अमित जी के लिए? सर मॉइल मेरा क्वेश्चन था। हम्म। मॉइल मेरे पास 40 शेयर्स हैं 362 के रेट पे, और अभी वो इक्वल आया है। इक्वल आया मतलब भाव टू भाव मैच करने लगा है। यस। और ये लिया क्यों था आकांक्षा मैम हमने, मतलब लंबी अवधि के लिए या कभी ट्रेडिंग वेडिंग के मन से Sir, I घुसे थे? generally take it for 6 months around, na? Then I hold it and then I sell it off. Whenever I get some profit, 15%, then I generally sold it off. हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कैसे करते हो स्टॉक्स? आप कैसे चुनते हो कि ये स्टॉक में सर घुसती हूँ 10-15% थोड़ा बहुत बन ही चार्ट जाएगा? देखने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो हाँ। थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ मैं चार्ट देखने की, समझने की। मतलब बेसिकली अपनी सेल्फ स्टडी, फाइनेंस बैकग्राउंड भी और यस चार्ट्स भी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, यस। कंसिडर्ड कॉल्स हैं, जहां पे हल्का बहुत मुनाफा होता है निकल लेते हैं पर। ठीक है, जी। मॉइल भाव टू भाव आ गया। यस अमित जी सर। क्या करना है भाई, दमखम दिखा रहा है क्या मॉइल? आजकल चाइना रिलेटेड डेवलपमेंट्स तो बहुत सुनाई दे रहे हैं, ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। मेटल्स चलेंगे क्या? मॉइल पॉइज्ड है और अच्छे अपमूव्स देने के, बने रहूं या नहीं? जी आशीष जी, यहाँ पे बने रहने की सलाह है। मॉइल में हमने एक करेक्टिव और एक पुलबैक जरूर देखा था, लगभग भाव 265 के आसपास आ गए थे, और वहां से हम एक सस्टेन्ड रैली देख रहे हैं। इस रैली में स्टॉक ने 10, 20 और 50 डेमा क्रॉस कर लिया। अब एकदम रेजिस्टेंस पॉइंट पे, दैट इज अराउंड 363, 364। वहां पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और 200 डेमा आता है। बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है और जिस हिसाब से मोमेंटम है इसका डेली और वीकली चार्ट में, मुझे लगता है ये क्रॉस हो जाएगा। तो काफी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक बाहर आ रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे 380, 385 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 349 रुपीज का लगा के रखें मॉइल में। 49 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। हाँ, लाइकलीहुड है कि यहां से थोड़ा स्पॉट और गेन्स बने। गुवाहाटी से बरनाली पॉल मैम। बरनाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। बरनाली मैम, हेलो लगाएंगे सर, नेट गुड में? आफ्टरनून। गुड यस मैम, आफ्टरनून हाय। सर। मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो और कैसे आना हुआ स्टॉक मार्केट? सर कुछ 6 महीने से, एक्चुअली मेरे हाँ। हस्बैंड पहले से ही करते थे, तो हाँ। मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। जो भी सीएनबीसी आवाज चलता है सारा दिन, तो वही से थोड़ा थोड़ा सुन लेती हूँ, और बाकी हस्बैंड मदद करते हैं। हस्बैंड बहुत पहले से हैं, तो अभी हस्बैंड स्टॉक हाँ आइडियाज देते हैं, आप अपने अकाउंट में लेते हो, मिलके डिसाइड हाँ, करते हो? वो मिलके डिसाइड करता है सर। और पैसा बन रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत बन रहा है। थोड़ा थोड़ा करके काम हो जाता है। बरनाली मैम, पहला सवाल कौन सा? सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 214 शेयर्स लिए थे 70 रुपीज के ये में। 70 तो मतलब ये आईपीओ में आईपीओ लगा था था। क्या? यस सर, हाँ। आईपीओ लिया था। तो अभी ये मतलब लॉन्ग टर्म में, और यहाँ से आगे जाने का कितना चांस है सर, वही जानना था। अब इसकी चार्ट तो बहुत लंबी है नहीं, पेडिग्री बहुत बढ़िया है। पर अमित जी, जो भी रीडिंग है डेटा को देखते हुए, पेडिग्री तो आप जानते हो, बजाज हाउसिंग, बजाज ग्रुप की एंटिटी, पैसा भी बना दिया है। 70 रुपये वाला डबल ही होके खड़ा हुआ है अभी भी, ऊपर से करेक्ट होने के बावजूद। आप होते तो इसको रखते या निकाल देते? जी आशीष जी, अगर मेरे पास होता तो मैं डेफिनेटली इसको रखता, बिकॉज ये जो पुल बैक या जो भी नीचे करेक्टिव एक आया था, वहां से स्टॉक ने एक बेस बनाया लगभग 130-32 के लेवल पे। ये सही बात है कि पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा पुल बैक दे रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसमें बने रहे। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 134 रुपीज का लगा के रखे। जितना भी डेटा नजर आ रहा है उस पे फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर विद हायर हाई हाई लोज।
नहीं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पेडिग्री स्ट्रांग है, आपकी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है, 70 रुपए की। कोई अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सही आंसर है, बने रहो आप मैम, इसको टाइम देते हैं। ये मुझे ये लॉजिकली लगता है कमा लेगा, क्योंकि जितने लोगों से जब आईपीओ भी आया था सब लॉन्ग टर्म की बड़ी वकालत कर रहे थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। होल्ड करना चाहिए। आकांक्षा मैम, अगला सवाल। सर मैंने रिलायंस लिए हुए हैं 1400 के रेट पर। रिलायंस, अरे आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया आपने। खैर ओके, रिलायंस है तो आई अमित जी, आस्क्ड नहीं नहीं अबाउट रिलायंस है तो एमएससीसी। नहीं, रिलायंस तो अमित जी ट्रैक करते ही एक्टिवली, इसलिए मैं ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं आजकल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स को थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ मैं, ताकि वो स्टार्ट की बढ़िया स्टडी करें। रिलायंस तो दिन रात अमित जी चार्ट देखते होंगे, तो मुझे ज़्यादा घबराहट नहीं है। रिलायंस कितने पे लिया हुआ है मैम? सर मैंने 1400 पे लिए हुए हैं 50 शेयर्स। और लिए क्यों थे? ट्रेडिंग का था या लंबी अवधि का था? सर तब टारगेट 3000 और 3200 आ रहे थे, तो तब मैंने ले लिया था इसको, तो तब से ये डबल के गिरता टारगेट जा आ रहा रहे है। थे? वो 3000 तो जब आ रहे थे जब वो एडजस्ट नहीं हुआ था। जी सर, तभी का टाइम का लिया हुआ है मेरा, और उसके बाद फिर ये लगातार गिर रहा है। ट्रेडिंग के लिए लिया था मतलब ले देके। जी और सर। अमित जी सच है, इस बार वाला जो मामला ठंडा पड़ा था पिछले 1-1.5 महीने, रिलायंस बहुत बड़ा रैंक अंडर परफॉर्मर था। अब लो लेवल से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन हुआ है। ये ब्रोकरेज रोज सुबह आके बोलती हैं अच्छे हैं, लंबी अवधि के लिए अच्छा है, पर अभी भाव नहीं आया मेरा। 1400 रुपये की खरीद है, बने रहूं या नहीं बने रहूं? जी आशीष जी, मैम ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अच्छा खासा लॉस है, लेकिन अब इस लेवल पे आके रिलायंस में लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। ठीक है, एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी एक बॉटम बनता है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। 1230 1220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक ने रिबाउंड लिया, और इस रिबाउंड में हमने देखा कि लगभग 1300 तक के जो लेवल्स देखे थे वहां 50 डेमा था, और वहीं से करेक्टिव आ रहा है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। जब तक आपके 1230 के लेवल्स इंटैक्ट है, आप इसे होल्ड करें। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि कंसोलिडेट करके ये वापस रिकवर करेगा। तो इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1230। 1230 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। फिर से रिलायंस की चर्चा हो गई है तो एक ध्यान रखें बात, डिस्क्लेमर प्लेट स्क्रीन पर है। ये जो चैनल सीएनबीसी आवाज़ आप लोग देख रहे हैं, इसका स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो अगर आप भी, और आकांक्षा मैम आप खास तौर पे बातचीत सुनकर कुछ डिसाइड कर रहे हो, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। गुवाहाटी वापस चलेंगे बरनाली पॉल जी के पास। बरनाली मैम, अगला सवाल। जी सर, स्विगी का आईपीओ लिया था 38 शेयर्स, अरे 390 वाह, के ये में। तो इसका सब भी लग सर जाता है सेम ही आपको। है। बजाज, ये ऐसे सारे आईपीओ लगते रहते हैं क्या आपको? नहीं सर, हाँ थोड़े बहुत पाए हैं, एनटीपीसी ग्रीन ऐसे 3-4 लगे हैं सर। लो, एनटीपीसी ग्रीन में भी पैसा बन गया है। सब तो पैसा असम जा रहा है। स्विगी के आईपीओ में 390 का इशू प्राइस था। इतने छोटे समय में 150 रुपए के बहुत बढ़िया गेन स्विगी करता हुआ। रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, है ना? यस सर, यही अब ये तो बहुत ही, ये तो उससे भी कम चार्ट हो गई। अमित जी की मदद नहीं लूंगा इसके, अमित जी भी तो फंस जाएंगे क्योंकि वो चार्ट्स को प्लॉट करते हैं। मैंने आज रिक्वेस्ट करी थी एंजल वन के अमर देव सिंह साहब से, बढ़िया फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, इन सब कंपनीज को बढ़िया तरीके से ट्रैक करते हैं। अमर जी, अब ये स्विगी का आईपीओ लगा हुआ है, कभी ना कभी तो मुनाफा बांधना है, बांध लूं या आपको लगता है और गेन्स हैं इन स्टोर, बने रहना चाहिए और गाड़ी कमाई करके स्विगी देगा? अमर जी बात करूं तो हाँ। ओवरऑल ये सब लॉन्ग टर्म प्ले काफी अच्छे हैं। मतलब क्योंकि जिस तरह की इनकी बिजनेस मॉडल है और जिस तरह की ग्रोथ हम इन कंपनीज में देख रहे हैं, जैसे स्विगी इज ऑल्सो नाउ मूव्ड इनटू ब्लैक, और ये सब जो कंपनीज हैं दे आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। बिकॉज इनका क्या हो रहा है, यदि आप ऑर्डर्स ही देखें तो कहीं ना कहीं इनकी एक तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी रह रही है। और स्विगी, और यदि मैं जोमेटो का कंपेयर करूं ये लास्ट ईयर का, तो उसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू में डिफरेंस नहीं था, करीब 1,000-1,200 करोड़ का रेवेन्यू में डिफरेंस था। और इसके अलावा इनकी जो फूड डिलीवरी रेवेन्यू है वो मेजर लेवल्स पे बढ़ रही है, मतलब दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस इवन $1 बिलियन। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। और जैसा इंडियंस लोग आज के डेट में हम लोग जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, वी वांट क्विक डिलीवरीज, तो उसमें दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। और इसके साथ ही इनकी जो नेटवर्क है वो एवरी डे दे आर एक्सपैंडिंग इनटू न्यू एरियाज एंड टेरिटरीज।
तो यदि वो इसमें लंबे समय तक बनी रहना चाहती हैं तो दे कैन बी अ गुड स्टॉक टू होल्ड। ये जरूर है कि वॉलेटिलिटी मार्केट्स में रहेगी, कहीं नीचे भी आएगा तभी फिर क्योंकि करेक्शंस विल बी देयर, बट फ्रॉम अ लॉन्ग परस्पेक्टिव दिस इज गुड। अदरवाइज मे बी क्योंकि इनको प्रॉफिट भी एक अच्छी हो रही है तो शी कैन लुक एट बुकिंग प्रॉफिट एंड मे बी एंटरिंग एट लो लेवल्स, बट वो मुश्किल होता है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि यदि ये लॉन्ग टर्म इसमें बनी रहे तो दैट विल बी वेरी गुड। और इनकी जो कोर बिजनेसेस है उसमें फूड डिलीवरी जो है दैट इज रफली अराउंड 46% के आसपास का है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और दूसरा इनका सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज समवेयर अराउंड 40-42%, वहाँ भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो दिस इज अ गुड कंपनी टू होल्ड इनटू। और ओवरऑल इसकी वैल्यूएशंस जो है दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, मतलब ग्रोथ रहेगी हर तरफ से, मतलब हाँ जी। सारे समीकरण बढ़िया ही बैठ रहे हैं। बरनाली में आप लोग मंगाते हो क्या गुवाहाटी में जोमेटो और स्विगी से खाना? हाँ सर, तो सभी जोमेटो मंगा से रहे तो हैं, तो वही एंजल वन भी वही कह रहे हैं। ग्रोथ तगड़ी है, पोटेंशियल सॉलिड है, आप अगर समय दे सकते हो तो इसे होल्ड करके चलो। हाँ, अगर थोड़ा सा वीक हार्टेड लगे तो मुनाफा अच्छा हो रहा है, बांधना आपकी मर्जी, लेकिन नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा ये गारंटी, और बड़ा मुश्किल होता है नीचे फिर से खरीदना। तो ये लार्जली होल्ड है। आज सुबह वैसे CLSC का भी कॉल आया था 708 के टारगेट्स के साथ, तो ये आप और आपके हस्बैंड मिलकर डिसाइड करो। अमरदेव सिंह साहब कह रहे हैं होल्ड है। चलिए इस नोट पर अमर सर आपका भी, आकांक्षा जी, बरनाली मैम, जुड़ने के लिए थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, अपने सवाल इस प्लेटफॉर्म पे रेज करें। अमित जी आप बने रहो, एक पिक तो बची है अभी आपसे लूँगा, पर ब्रेक लेते लेते आपको बता दूं, बात कर लेते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की खास पहल है। इसका मकसद है निवेशकों, ट्रेडर्स को जागरूक करना। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन और जाने माने इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल समझा रहे हैं कि पोर्टफोलियो में कितने शेयर हों और उसको कैसे डाइवर्सिफाइड किया जाए। सुनिए। For an individual investor, you should have as many stocks as many you understand. You know, if you have knowledge of 10, 15 stocks, have all of them. Or if you have the knowledge of only 5, 6 you don't know, you're fine with 5. As far as the statistical theory is concerned, after 15 it doesn't matter how many you have. Because all the benefit of diversification gets completed the moment you hit the 15 individual stocks. So, but then if you want to be very aggressive, if you are very young, you are very confident, you know the company what you're buying, you know the price and value gap, you are pretty comfortable buying 5-6 stocks. Have 20% in 5 stocks. आपका स्वागत है। इंतजार खत्म, आज की SBS स्टॉक पिक सेठ साहब लेकर आए हैं। सेठ साहब क्या ढूंढा आपने साहब? जी आशीष जी, मैं लूना मैक्रोटेक के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, ओपन इज इक्वल टू लो है मॉर्निंग में, और काफी स्ट्रेंथ है एंड इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स इन रियलिटी। लगभग 1400 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1380 और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1440 रुपए के। 1380 का स्टॉप, 1440 के लक्ष्य। लोधा डेवलपर्स यानी कि मैक्रोटेक आपकी स्क्रीन पे। ओपन इज इक्वल टू लो, जहां खुले ओपन इज इक्वल टू लो, और साथ में कह रहे हैं फ्लैग का ब्रेकआउट। भाई तमाम पैटर्न्स पे अच्छा लग रहा है, खरीद लीजिए, ऐसा सेठ साहब का मानना। सेठ साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय है, अब अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे। और आज रडार पे एक और इंटरेस्टिंग कंपनी KYC में, नो योर कंपनी, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जिसने कोर डायग्नोस्टिक्स का एक्विजिशन करा है। इस कंपनी की फाउंडर नहीं कहूंगा, इनके डैड है फाउंडर, प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अमीरा शाह हमारे साथ।